मुनगंटीवार साहेबांना विचारा. संविधान कानून के प्रावधान का सम्मान एक मिनट, जिम्मेदारी नहीं है. मुनगंटीवार साहेबांचं जिम्मेदारी सिर्फ सैलरी देना है, पगार देना है, लोगों को तकलीफ देना है, ये जिम्मेदारी है क्या? उनकी जिम्मेदारी है और जो जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेगा तो हमारा 1979 का नागरिक जो कानून है हमारा, ये जो मंत्र्यांच्या एक मर्यादा असतात. उनके डिसिप्लिनरी एक्शन मंत्र्यांनी कुठल्याही सामाजिक आणि धर्माच्या लोकांना उन्होंने घोषणा की, इसलिए प्रश्न आणि त्यांची कुठली चेष्टा होता कामा नये याची काळजी नेहमी घेतली पाहिजे. आखरी सरकार आहे, सरकारने काय कायदे करायचे, काय कायदे आणायचे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. आणि त्याच्यामुळे मला या विषयावरची चर्चा नाही करायची आहे. पण एक गोष्ट आहे की धर्माधर्मामध्ये वाद निर्माण करून महाराष्ट्राला तोडू नका एवढा सल्ला आमचा या सरकारच्या मंत्र्यां लोकांना आहे. महाराष्ट्र सरकार मैदान ये भाव से आगे बढ़ना है काम मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए मुझे प्रश्न सरकारची मानसिकता समजा या पद्धतीचं हिंदू मुसलमान वाद करायची असेल तर ही महाराष्ट्रासाठी भूषणावं नाही. आणि सरकारने विशेष करून कुठला मंत्री या पद्धतीचं वक्तव्य करत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी अशा मंत्र्यांना तंबी दिली पाहिजे. मेरा कोई नहीं, मैं किसी का पुरस्कार नहीं करूंगा, मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा. बघा त्याच्यामध्ये माननीय सुप्रीम कोर्टाने माननीय उच्च न्यायालयाने याच्यामधले निर्णय दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे किती आवाजामध्ये ते चालावेत ते एका धर्मासाठी नव्हते, त्या सगळ्यांसाठी होते. आणि जेव्हा माननीय सुप्रीम कोर्टाने त्या पद्धतीचे निर्णय दिला असेल तर त्याचं पालन व्हावं ही भूमिका सगळ्यांची असलीच पाहिजे. पण एखाद्या धर्माच्या पोंग्याच्या बद्दलचा वाद निर्माण करायचा आणि धार्मिक तेढ निर्माण करायचं काम केलं जात असेल तर हे बरोबर नाही. मुद्दा असा आहे की माननीय सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिलेले आहेत त्याचं पालन कुठलाही अधिकारी करत नसेल तर त्याच्यावर कारवाई होणारच. तर मुद्दा हा कुठल्या एका धर्मापुरतं नाही, त्याला अदरवाईज करू नका. जे काही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर सभागृहात दिलेलं आहे त्या उत्तरामध्ये त्यांनी पोंग्यांच्या बद्दलचा दिलेला आहे, कुठल्या धर्माबद्दलचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे माध्यमांनी सुद्धा या पद्धतीचे जाती तणाव निर्माण करू नये एवढंच आमचा सल्ला आहे. तो विषय येणार आहे आता सभागृहामध्ये. बजेटचं चर्चा संपल्यानंतर याच्यावरची चर्चा सभागृहात येणार आहे पुढच्या आठवड्यामध्ये. त्यावेळेस या विषयावरची चर्चा आम्ही सभागृहात करू आणि सरकारने याच्यावरचं उत्तर दिलं पाहिजे ही भूमिका आमची राहील. खरं त्यांनी काय मत मांडलेलं आहे मला माहिती नाही. पण निवडणूक आयोगाचा जो नियम आहे त्या नियमाच्या पलीकडे जाऊन समजा त्यांनी तो खर्च केला असेल तर निवडणूक आयोगाने दखल घ्यावी. नाना भाऊ सवाल है, आप पाहायला गेलं तर काल बजेट सादर झालं, आनंदाचा शिखर जो आहे दिल्ली सरकारनं बजेट बघा शिंदे सरकारने ज्या काही घोषणा केल्यात त्या सगळ्या घोषणा आता बंद करायचा फडणवीस सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. त्यांच्या आमदारांना जे वाय+ सिक्युरिटी दिली होती ती फडणवीस सरकारने बंद केली. पण भाजपच्या आमदारांना आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांना अजूनही महाराष्ट्रामध्ये वाय+ सिक्युरिटी चालू आहे.
म्हणजे फडणवीस आणि शिंदे यांच्या दोघातला वाद त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते आहे। योजनातला जो विषय आहे, आनंद सीधा असेल, उद्धव ठाकरे साहेबांच्या काळातलं शिवभोजन असेल, अशा अनेक योजनाला कात्री लावण्याचा काम या बजेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आहे। त्यांना कुठलीही निधी उपलब्ध करून दिलेली नाही आणि त्याच्यामुळे शिंदे वर्सेस फडणवीस असं चित्र विधानसभेमध्ये आणि या सरकारमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आहे। याच्यामुळे राज्याचं जनतेचं नुकसान व्हायला निघालेलं आहे, हे याच्यातून स्पष्ट होते। नाना भाऊ, इसी पे हिंदी में बता दीजिए कि फडणवीस वाला कर्मियों के साथ हाथ क्या? देखो, जो एकनाथ शिंदे ने जो योजना शुरू की थी, आनंद सीधा हो या उद्धव ठाकरे जी के समय में शिवशाही भोजन हो, इस तरह के कई योजना जो थी पब्लिक के लिए जो लाई गई थी, वो सब योजनाओं को बंद करने का निर्णय ये बजट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बजट में कोई प्रोविजन किया गया नहीं। शिंदे वर्सेस फडणवीस ये बजट में दिखने को मिला है। शिंदे सरकार में जो कोई योजना शुरू की थी उसको स्टे देने का काम फडणवीस सरकार कर रही है। और दूसरा एक है कि जो शिंदे के जो विधायक थे उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई थी, वो सबके सब फडणवीस सरकार ने निकाल दी। लेकिन भाजपा के जो बगल बच्चे हैं, जो विधायक है, सांसद है, उनको Y+ की सिक्योरिटी चल रही है। तो इसका मतलब है कि शिंदे वर्सेस फडणवीस ये महाराष्ट्र में सरकार के अंतर्गत जो लड़ाई है वो स्पष्ट होती है और उससे राज्य की जनता का नुकसान हो रहा है। एक सवाल और है कि जब रमजान का महीना है, उसी बीच हलाल मटन और मल्हार मटन का भी चर्चा भी खूब तेज है। कैबिनेट मंत्री नितेश राणे कह रहे हैं कि हलाल मटन न खाएं, हिंदू खटिक समाज के लोगों के पास से ही जो है वो जाकर के मटन खरीदें। मल्हार देखो, मंत्री महोदय ने जो वोट ली है जब मंत्री बनने के समय, तो उन्हें वोट में ही उन्हें क्या क्या करना चाहिए, धर्म और किसी लोगों के बारे में अपने मन में गुस्सा नहीं रखना चाहिए, इस तरह की वोट दी जाती है। माननीय राज्यपाल उनको वोट देते हैं। अगर वोट होने के बाद भी मंत्री इस तरह का धर्मों में लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री का दबाव उनके मंत्रियों पे नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो राज्य में जो धार्मिक लड़ाई करने का काम जो शुरू मंत्रियों के माध्यम से किया जा रहा हो, तो उसकी जवाबदारी मुख्यमंत्री की जाएंगी। पहले ही राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम अगर मंत्रिमंडल में बैठे मंत्री करते हैं, तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात आपको नहीं लगता कि सरकार को लोगों की प्लेटों में झांकना बंद कर देना चाहिए? लोगों को खाना खिलाना चाहिए, ये सरकार की जवाबदारी है। जैसे आनंद सीधा जो गरीबों के लिए दिया गया जाता था, त्योहारों में गरीबों के घर में मिलता था, वो ये सरकार उनका खाना छीन लिया। आज हमारा एक सवाल था कि जो कंट्रोल के दुकान में चावल मिलता है, वो चावल रिसाइकलिंग कर करके और दूसरे राज्य से लाकर वो चावल को व्यापारी कंट्रोल के दुकान में देते हैं और वो खराब चावल, निकृष्ट दर्जा का चावल गरीब लोगों को दिया जाता है। और उस सवाल भी हमने आज खड़ा किया था। तो सरकार गरीबों को, सामान्य लोगों को खाना खिलाने की जगह उनके थाली में मिट्टी डालने का काम कर रही है और ये थाली में झांक के देखने का काम जिस तरह से सरकार कर रही है, ये गलत बात है। महाराष्ट्र में इस तरह की जो सरकार है, पहली बार देखी जा रही है कि मंत्री लोगों के थालियों में झांककर किसने क्या खाना चाहिए, किसने क्या पहनना चाहिए अगर बात करते हैं, तो ये राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। एक और सवाल है, चूंकि रमजान का महीना है और इसी बीच बजट भी चल रहा है, उन सबके बीच में क्या लाउड स्पीकर का मुद्दा निकालना जरूरी था? अब
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जितने भी मस्जिदों पे अवैध जो लाउड स्पीकर लगे हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा, और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अवैध मस्जिदों के ऊपर भी जो है सरकार कार्रवाई करेगी। तो कैसे देखते हैं आप? देखो, मुख्यमंत्री का सवाल मैं सुन रहा था, वो जवाब दे रहे थे, वो सुन रहा था। मुख्यमंत्री ने मस्जिदों का नाम नहीं लिया। उन्होंने जो भी कहा है कि जो भी ज्यादा आवाज में अगर स्पीकर चलते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर वो सभी पे कार्रवाई की जाएगी। अगर उस एरिया के पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस तरह की बात कही है, उन्हें धर्म की बात नहीं की। सवाल किसने क्या दिया है? सवाल पूछने का काम जिसको करना था कर लिया, जिसको झगड़ा लड़ाना था वो कर लिया। लेकिन मुख्यमंत्री का जवाब वैसा नहीं था। अगर मुख्यमंत्री अगर वैसा जवाब देते हैं तो फिर उनके ऊपर क्या एक्शन लेना वो हमारा दायित्व बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री का जवाब वैसा नहीं था, इसलिए मैं उस बात को ये नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसके आधार पर आवाज कितना होना चाहिए ये बराबर है, उसके आधार पर ये सिस्टम में चलना चाहिए। नाना, काल जे अर्थसंकल्प सादर झाला त्याच्यामध्ये जी आपण जर विभागनिहाय बघितलं तर असं दिसून येतं की भाजपला जवळपास 85,000 कोटीच्या जवळपासचा निधी मिळालेला आहे। त्या खालोखाल 56,000 निधी जो आहे 1,000 कोटींचा निधी हा राष्ट्रवादीला मिळाला आणि सगळ्यात कमी म्हणजे 48,000 कोटीचा निधी हा शिवसेनेला मिळालेला आहे। शिवसेनेवर अन्याय झाला असं वाटतं का तुम्हाला? कारण शिवसेनेकडे एनसीपी पेक्षा जास्त खाती आहे। फडणवीस आणि शिंदे या दोघांचा वाद मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळते। फडणवीसांनी शिंदे सरकारच्या काळात चाललेल्या अनेक योजना बंद केलेल्या आहेत, हे आता निदर्शनास येते आहे। त्यांच्याकडे असलेल्या खात्याला कमी पैसे देण्याचं काम केलं गेलेलं आहे। त्यामुळे शिंदे आणि फडणवीस वाद हा आता राज्यासाठी घातक ठरतो आहे आणि त्यामुळे राज्याचं नुकसान व्हायला लागलेलं आहे, हे आपल्याला पाहायला मिळते। गणेश नाईकांनी सुद्धा कल्याणमधली 14 गावं जी आहेत ती नवी मुंबईमध्ये करावी, कारण आमच्यावर वेगवेगळे प्रकल्प लादले जात आहेत, जे प्रकल्प आम्हाला नको आहे तेही आमच्यावर लादले जात आहेत असं कारण सांगून 14 गावं जी आहेत ती नवी मुंबईमध्ये करावी, कल्याणमधून काढून अशी मागणी केली। राज्याच्या मंत्रिमंडळात असलेले गणेश नाईक आणि माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्याचे आताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा ठाणे जिल्ह्यातले आहेत। आता हा ठाणे जिल्ह्यातला वाद हा आता सरकारमध्ये आलेला आहे। म्हणजे एखाद्या गावचा एखाद्या जिल्ह्याचा वाद एकर समजा सरकारमध्ये येत असेल, मंत्रिमंडळात येत असेल, 2 मंत्र्यामध्ये टसल होत असेल तर राज्यामध्ये या मंत्रिमंडळामध्ये 3 जे तोंड आहेत, या तोंडांच्या दिशा एकत्रित नाही, या वेगळ्या वेगळ्या आहेत, हे त्याच्यातून स्पष्ट होतं। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल लॉ बोर्ड का एक बयान सुर्खियों में है, इसमें वो बयान करते हैं कि अगर वक्फ कोड इम्प्लीमेंट होता है तो देश भर में शाहीन बाग जैसा तस्वीर दिखेगी। देखो, सरकार, केंद्र की सरकार जो किसी धर्म को कमजोर करने की बात कर रही है, वक्फ बोर्ड ये मुस्लिमों के उनके लोगों ने दी हुई जमीन के ऊपर उनकी जमीन सुरक्षित रखने के लिए और धार्मिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये वक्फ बोर्ड की निर्मित हुई थी। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार मुस्लिमों के अधिकार को कम करने के काम कर रही है, तो उसका विरोध पूरे देश में और हम विरोधी पार्टी के लोगों ने भी किया है। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे किसी धर्म को टारगेट करने का काम सरकार का नहीं होता। ये तो सिर्फ मुस्लिमों को ही नहीं, ये तो हिंदू को भी नहीं छोड़ रहे। हिंदू के मंदिर इन लोगों ने सरकार के कब्जे में ले लिया। अपने मुंबई की प्रसिद्ध मंदिर जो है सिद्धिविनायक जी, वो मंदिर भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। पंढरपुर की हमारी जो महाराष्ट्र के दैवत है विठ्ठल रुक्माई जी, विठ्ठल मंदिर भी अपने कब्जे में ले लिया। तो बीजेपी जो है वो ना हिंदू धर्म को साथ देती है, ना मुस्लिमों को देती है, ना किसी को नहीं।
ये कुछ मुट्ठी भर उद्योगपति को साथ देने का काम बीजेपी करती, ये बार बार स्पष्ट हो रहा है। तो मुस्लिम ही नहीं तो हिंदू भी टारगेट बीजेपी कर रही है, और ये करने का अधिकार संविधान ने इनको दिया नहीं है। और वो वक्फ बोर्ड का कानून जो उनके विरोध में उनके पूरे अधिकार कम करने का कानून जो केंद्र सरकार लाना चाहती है वो ना करे, इतनी सलाह हमारी वो है। ना एक हिंदीमध्ये बाईट